फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी और ट्राई 4 के लिए हम लोगों को 6 to 10 के एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चंस आता है वो उसका बेस जो रहता है एनसीईआरटी ही रहता है, ठीक है। बीपीएससी बिहार स्टेट का बेस जो रहता है एनसीईआरटी रहता है। तो हमारा जो है पहला इंटेंशन कि हमें एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ इसलिए हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट किए हुए हैं और यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, क्लास 6 का पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। अब देखिए, इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ जो है ऐसे जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इतिहास 3 शब्दों अपना हाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अतीत की कहानी है इतिहास। इतिहास मतलब क्या होता है कि अतीत की जो कहानी होती है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वो लोग क्या खाते थे। जैसे कि अगर हम लोग जानना चाहें तो ये बहुत अजीब सा लगता है ना, कि पता नहीं, अभी तो हमारे पास घर है, सब चीज़ें। अतीत में लोग कैसे पहनते होंगे, क्या खाते होंगे। फिर उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी भी रहते थे, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर, सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके विषय में भी जानने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचि को भी जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। देखिए, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। तो धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है, और हम कई लाख वर्ष से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। इतिहास से सीख लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। लोग कहाँ रहते थे। अब देखिए, इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम देखें तो पूरब, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। अपने भोजन के लिए वो उन्हें फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम का सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाइए। तो देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। और इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ जहाँ लगभग आप देख सकते हैं, ये मैप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर, इस मैप में आपको ठीक से देखिएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें बस ये याद करना है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ लगभग देखिए 8,000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व बोल रहा, 8,000 वर्ष पूर्व बोल रहा, गेहूँ और जो जैसे फसलों को उपजाया गया था। सबसे पहले कौन सा फसल को उपजाया गया था, तो गेहूँ और जौ को उपजाया गया था। फिर कौन से जानवरों को पालतू बनाया गया था, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल। तो देखिए, भेड़, बकरी दिया हुआ रहेगा, फिर थर्ड ऑप्शन में कुछ और रहेगा, गाय, बकरी, गाय, बैल। तो गाय, बैल रहेगा, ठीक है ना। तो ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में क्या है, गारो है। मध्य भारत में क्या है, बिंद पहाड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्व में क्या है, गारो है, और मध्य भारत में क्या है, बिंद पहाड़ी है, ठीक है। देखिए, गंगा तथा सोन नदी की तलाश कीजिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र है। याद रखिएगा कि जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो चावल जो है सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो ये आपका बिंद पहाड़ियों में उपजाया गया था, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में आपका जो आसपास का क्षेत्र था प्राचीन काल में, उसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मगध के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, लोग हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, जैसे कि अभी हम लोग देखिए, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है जब जाते व्यापार यानी काम की तलाश में जाते हैं। तो जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ की संस्कृति जो है हम लोग सीख लेते हैं, और अपनी कुछ संस्कृति जो है उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको स्कीप करते हैं। नेक्स्ट है आपका देश के नाम। अब देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है
देखिए, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोज और इस नदी में के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडिया शब्द जो है ना इंडस से निकलता है, ठीक है। और जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ईरानी और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोज हिंदोज अथवा इंदोज कहा। और इस नदी के पूरब में जो आपका भूमि प्रदेश है ना, इस देखिए इस क्या क्या है, भारत नाम का, यहाँ पे देखिए इस नदी के पूरब में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसके लिए इंडिया कहा गया है, ठीक है। इसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रह रहे थे उसके लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया था। इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है उल्लेख, ठीक है। तो अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कह के पुकारा था। तो देख लीजिएगा, अरबों ने क्या कहा था, तो अल हिंद कहा था। तुर्कों ने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में सातवां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको पता है पहला कौन सा है, चीन है। और ये दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भागों से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वत के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संख्या दी जाती है। चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि जो है सम्मिलित है। तो अब देखिए काल निर्धारण, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आर्द्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ये होता क्या है, ठीक है। तो लिखने की कला सीखने के पहले ही मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका था। इस काल में मनुष्यों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उससे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहा कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्द्र ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। बाद में मानव ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो आर्द्र ऐतिहासिक समझ में आ गया कि लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। देखिए तारपत्र में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, पांडुलिपि क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अतीत की जानकारी जो रहता है कई माध्यम से मिलता है। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है और उसमें ज़माने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं था, तो इसलिए जो है पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था और इसी को पांडुलिपि का नाम दिया गया था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब तो समझ में आ गया। तो ये जो पांडुलिपियाँ है ना, ये कहाँ मिला था, तो तारपत्रों या हिमालय क्षेत्र में एक भुज नामक पेड़ था, उसके छाल से तैयार किया जाता था। तो इतने वर्षों में कई पांडुलिपि जो है नष्ट हो गया, कुछ पांडुलिपि अभी भी सुरक्षित है। तो ये समझ में आ गया ना मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, कहाँ से हम लोगों को ये पांडुलिपियाँ मतलब प्राप्त है, मतलब कि किससे बनाया जाता है, तो तारपत्र से और हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक पेड़ है उससे जो है उसके छाल से बनाया जाता है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इतिहासकार और पुरातत्वविद क्या होता है। तो पता है पुरातत्वविद इतिहासकार दोनों आपका अतीत का अध्ययन करते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि पुरातत्वविद जो है ना वो जो है अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका डिफरेंस है, ठीक है। जहाँ वस्तु आ गया वहाँ वो अब आपका क्या आ गया, पुरातत्वविद आ गया। और इतिहासकार क्या हुआ, जो कि सिर्फ अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, वेद है। उपनिषद हो गया महाकाव्य, महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है। पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों में भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना, अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की राज तरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों में से भी भारतीय इतिहास को सब। अब देखिए हम क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटी
पढ़ना ज़रूरी है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि चाणक्य ने किसने लिखा है, तो चाणक्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। और चाणक्य ने क्या लिखा, तो अर्थशास्त्र लिखा था। इसी तरह कवि कलहन जो है आपका, ये कश्मीरी कवि थे, इसने क्या लिखा है, तो इसने राजतरंगिणी लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए हमारा फोकस 6 to 8 है। इससे बाहर हमें जो है करना नहीं है, क्योंकि हमें जो है मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है। मिसगाइड होने से बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। हजार को चीज़ें, हजार को सोर्सेस को लेने से अच्छा आप ऐसे सोर्सेस पे ये करो जहाँ से जो है हमें असफलता मिल सके। और इसके लिए सबसे बेटर है आपकी एनसीईआरटी की बुक और आपकी एससीईआरटी की बुक, ठीक है जी, यानी स्टेट वाली बुक। तो यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस का इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हम लोग किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। उसकी अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की पुस्तक है। और इसमें ये क्या लिखा है, तो भारत और फारस के संबंध के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। कई अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, अन्य प्रकार की चीज़ें जो है शामिल है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख ब्राह्मी, गृहस्थी और अरमाइक लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले, ये क्वेश्चन तो कई बार आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप सीटेट में जो है कई बार पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे सबसे पहले अशोक के अभिलेख का अध्ययन किए थे। कब किए थे, 1837 में किए थे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एपिग्राफी क्या होता है, जब हम लोग उत्कीर्ण लेखों, उत्कीर्ण यहाँ पे देखिए स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियाँ आती है। इनमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों, यानी जब हम लोग किसी जो हार्ड चीज़ होती है ना, उसके सरफेस पे अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसके सतह पे कुछ लिखा जाता है, उत्कीर्ण करवाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। और उत्कीर्ण लेखों का जो अध्ययन होता है इसी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। तो लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिला है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोना, तांबा के लिए सिक्के हैं, ठीक है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के, लिखित अरबी भाषा में है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा में भी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। देखिए सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, अर्थात मुद्रा शास्त्र हो गया। दक्षिण भारत में एरिकमेडू पुदुचेरी नामक स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं। और जैसे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में आपका एरिकमेडू में पुदुचेरी नामक यानी पौंडीचेरी नामक स्थान की खुदाई में यहाँ पे रोमन सिक्का मिला है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो चीज़ें आपको देखने को मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया कि आखिर इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक को डिस्कस किए जो कि इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि चंद्रगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है